नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्म मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस 2 के अंतर्गत आने वाला सेक्शन साइंस एंड टेक की। अर्थात यदि साइंस एंड टेक में आपकी जानकारी बहुत सीमित है, आप कंफ्यूज्ड हैं, मतलब आपको लग रहा है कि हम क्या लिखें, तो जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, उसका आंसर आप इस स्ट्रक्चर पर लिखने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल यकीन मानिए, जो बेहतर तैयारी करके भी आंसर लिखेगा ना, आप उनके बराबर अंक पा सकते हैं। बशर्ते आप इस स्ट्रक्चर को ना हूबहू, मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है ना, उसको उसके शब्दों का इस्तेमाल करके लिख दीजिएगा, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए इस यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आप समझ लीजिए, 69 बीपीएससी में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे 5 साइंस एंड टेक के, या 68 में जो क्वेश्चन आए थे, आप उनको मतलब देखकर यह समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे इस स्ट्रक्चर के आधार बनाकर भी उसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। अर्थात हर शॉर्ट क्वेश्चन में ना लगभग यह स्ट्रक्चर फिट बैठेगा, और आने वाले एग्जाम में भी आप इसका उपयोग करके देखिएगा और जरूर आपको ना नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। तो चलिए एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहां कम जानकारी के आधार पर भी आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, हम ना उसका भूमिका लिखते हैं। अब देखिए, भूमिका लिखते हैं तो भूमिका ना शॉर्ट क्वेश्चंस को कितने शब्दों में देना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कितने शब्दों में देना है, या अंतर होता है। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन का जब आप भूमिका लिखेंगे तो 2 या 3 लाइन में आप इसका भूमिका लिखने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, आपको नहीं पता चल रहा है क्या मुझे लिखना है, तो आप यूनिवर्सल लाइन से शुरू करिए कि विज्ञान और तकनीक आज के समय में सबसे बड़े साधन हैं जो देश, समाज और व्यक्ति तीनों की तस्वीर बदल रहे हैं। या आप ऐसे लिखिए, यदि आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आप लिखिए कि तकनीक मानव जीवन को ना सरल बनाने का एक सशक्त माध्यम है। इस तरीके से लाइनों का प्रयोग करिए और फिर आप लिखिए, जैसे कि आप वाक्य कैसे शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए कि मैं एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछा है, तो आप लिखेंगे कि इस प्रकार से नैनो टेक तकनीक ने चिकित्सा को ना एक प्रकार के नया दिशा देने का मतलब प्रयास किया है, चाहे काम किया है। और मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तब कैसे लिखेंगे, इस लाइन को लिखने के बाद लिखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशासन को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में ना काम कर रहा है, चाहे उस तरफ मार्ग को ना प्रशस्त कर रहा है। मतलब यह ना एक प्रकार से यूनिवर्सल आपका भूमिका हो जाएगा, प्रश्न के शब्दों को जोड़ करके। अर्थात मेरा कहने का मतलब है ना कि आप इस लाइन से समझिए, मतलब कोई भी तकनीक हो, चाहे छोटी हो या बड़ी, इंसान की किसी न किसी जरूरत को ना हल करने की दिशा में एक कोशिश होती है। तो 2 या 3 लाइन में ना यूनिवर्सल तरीके से इस भूमिका को लिख देंगे, आपकी भूमिका बिल्कुल प्रभावी होगी। अब जब भूमिका को लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आंसर के मेन बॉडी पे आते हैं। तो देखिए, मुख्य बॉडी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, आप सीधा लिखने के लिए प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से इसके मुख्य बिंदुओं को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। या आप क्या लिखेंगे कि इस तकनीक के उपयोगिता को ना निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। कुछ भी आप लिखिए और फिर आप देखिए पॉइंट वाइज लिखिएगा। यूनिवर्सल लाइन में बता रहा हूँ, हर तकनीक में आपको फिट बैठेगा। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे कि यह तकनीक शासन को पारदर्शी, सेवाओं को तेज और नीति को जन उन्मुख बना सकती है। अब देखिए फिर लिखेंगे, इसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, परिवहन जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकता है। या डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों में ऐसी तकनीकों की बड़ी भूमिका है। इस तरीके के लाइन को ना आप रट लीजिएगा और किसी भी तकनीक से रिलेटेड सवाल में ना बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल फिट बैठेगा। अगर इतना भी आपको यदि याद नहीं हुआ तब क्या करेंगे, मतलब पूरी तरीके से आपको याद नहीं हो रहा है, तब आप लिख दीजिएगा कि इस तकनीक का उपयोग निर्णय प्रक्रिया, सेवाओं की गुणवत्ता या स्वास्थ्य या शिक्षा में किया जा सकता है और यह इस क्षेत्र के लिए ना बहुत उपयोगी साबित मतलब हो सकता है। इस तरीके के लाइन को ना आप लिखेंगे। यहाँ भी आप 5-6 लाइन या 6-7 लाइन लिख देंगे, आपका लगभग हो गया। क्योंकि देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ना 17 से 18 लाइन में करेंगे, मतलब 80 से 90 शब्दों में ही आंसर देना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 500 शब्दों में उसे नहीं लिखना होता है। यदि जिनके पास जानकारी नहीं है वो भले ही कितना भी पेज में आंसर लिख दें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यदि आप सही तरीके से लिखेंगे तो 80 से 90 शब्दों में, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 350 से 380 शब्दों में। मतलब एक नंबर पे 10 वर्ड लिखना होता है, आप काउंट कर लीजिएगा, 7 या 8 नंबर का आता है, उतने शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इस बीच वाले पार्ट में ना 5 या 6 लाइन आप लिखेंगे, इसको आधार बना के
कोई भी मतलब तकनीक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपका यह पार्ट भी हो जाएगा। अब जब मुख्य बिंदुओं को दर्शा देंगे मतलब इसकी उपयोगिता को, तब देखिए किसी भी कोई भी तकनीक हो उसका कुछ ना कुछ व्यवहारिक ना सीमाएं होती है। इस ये तो पता है ना कि इतना लिखने के बाद फिर उसकी कुछ चुनौतियों को लिखेंगे। अब देखिए आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं चुनौती क्या लिखूंगा, तो आप उस तकनीक की कुछ संभावित चुनौती मतलब हर टेक्नोलॉजी पे लागू आप इसको या तो रट लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, तकनीक पहुंच का समान अवसर नहीं देती। डिजिटल डिवाइड एक बड़ी चुनौती है, हर जगह फिट बैठेगा। चाहे डाटा की गोपनीयता, नैतिक सवाल और तकनीकी बेरोजगारी भी इससे जुड़ी समस्या है। चाहे आप लिखेंगे कई बार कानून, जागरूकता और संसाधनों की कमी के कारण इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इस तरीके के संभावित चुनौतियों को ना दर्शाएंगे, मतलब आपको 3 या 4 चुनौती नहीं देना है, एक चुनौती बताएंगे, मतलब एक सीमाएं बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि इतना भी आपको याद नहीं हो रहा है, इनमें से कोई लाइन आपको याद नहीं हो रहा है, तब फिर आप एक ना लाइन ऐसा लिखेंगे जो सब जगह फिट बैठेगा। देखिए आप क्या लिखेंगे, मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। आप चुनौतियां में लिखिएगा कि हर तकनीक की ना कुछ व्यवहारिक समस्याएं होती है, जैसे इस तकनीक के व्यापक उपयोग में ना कुछ व्यवहारिक चुनौतियां हैं। यह लाइन लिख दीजिएगा, बिल्कुल फिट बैठेगा। एक बार और सुनिए कि इस तकनीक के व्यापक उपयोग में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी है। इतना कह कर ना आप निकल जाइएगा, भले ही आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो एक या दो लाइन में आप चुनौतियां बता देंगे। तो फिर चुनौतियां बताने के बाद ना, या सीमाएं, जब सीमाएं बताते हैं ना तो उसके बाद ना कुछ सुझाव भी आपको बताना होता है, क्योंकि आंसर में आप सिर्फ चुनौतियां या सीमाएं बताकर नहीं छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट पैरा में आप क्या लिखेंगे, मतलब सुझाव। अब देखिए सुझाव क्या बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। सुझाव आपका ना सरल और बिल्कुल व्यवहारिक होना चाहिए। जैसे देखिए आप इसको रट जाइएगा, डिजिटल शिक्षा, साइबर सुरक्षा कानूनों की मजबूती और नीति स्तर पर मार्गदर्शन इन चुनौतियों का समाधान हो सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा शब्दों को बदलकर कि डिजिटल साक्षरता और नीति संशोधन से इसके प्रभाव को ना व्यापक किया जा सकता है। मतलब एक लाइन या दो लाइन में ना या सुझाव देकर भी आप निकल जाइएगा। देखिए कम जानकारी के आधार पर कैसे हम कम बातों को कहकर भी निकल जाएं, जिससे सामने वाले को ना पता ना चले कि आपके पास जानकारी सीमित है। और आप जब 2-3 लाइन यहाँ लिख दिए तो आपका क्या हो गया, सुझाव भी आपका यह बेहतर हो गया। इसके बाद फिर ना आप निष्कर्ष आता है नेक्स्ट पैरा में। देखिए निष्कर्ष में क्या आप लिखेंगे, देखिए निष्कर्ष में आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से निष्कर्षता यह कह सकते हैं कि तकनीक जब इंसानियत से जुड़ती है तभी वह सच्चे अर्थों में विकास की रीढ़ बनती है। इसलिए जरूरत है हर नई खोज को जनहित में उपयोग किया जाए। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा यहाँ भी 3 लाइन में निष्कर्ष को, 2 या 3 लाइन में। या दूसरा तरीका यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि इस तकनीक का उपयोग जनहित में हो तो यह विकास की गति को बढ़ा सकता है। देखिए निष्कर्ष मतलब भूमिका 3-4 लाइन में, मुख्य बिंदु को 5-6 लाइन में, आप कहने का मतलब एक सीमाएं को 2-3 लाइन में, सुझाव को 2-3 लाइन में, निष्कर्ष को भी 3-4 लाइन में, लगभग 17 से 18 लाइन आपका हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन का डिमांड है इतने ही शब्द में लिखने के लिए। भले ही आप चाहे जितना भी लाइन लिख दें, लेकिन आपको लिखना इतने ही शब्दों में चाहिए। आपको चाहे जानकारी कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन एक नंबर पे आप 10 शब्द ही लिखें। यदि 7 नंबर का सवाल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 70 शब्द। तो 70 शब्द मत लिखिए, 80 से 90 शब्दों में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। अब इस स्ट्रक्चर को ना इसी तरीके से जब आप प्रयोग कर लेंगे तो आपका ना शब्द 80 से 90 शब्द हो जाएगा। बस जरूरत है इस बात की कि क्वेश्चन में कौन सा शब्द पूछ रहा है, मतलब किस तकनीक का बात कर रहा है, उस तकनीक का ना आप ना जब लिखेंगे तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्योंकि इतना तो आपके पास दिमाग होगा ही कि जिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है उस टेक्नोलॉजी का ना कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, सिर्फ उसका नाम बताकर ना बातें यही लिख देना है। आपका यूनिवर्सल पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ना एक यूनिवर्सल आंसर के रूप में काम करेगा। और यकीन मानिए यदि 7 नंबर है तो 4 या 5 नंबर भी दे सकता है, 8 नंबर का है तो 4 या 5 नंबर भी दे सकता है। मतलब जो बहुत बेहतर नॉलेज के आधार पर भी आंसर लिखेंगे ना, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो आप उनके बराबर नंबर पा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि देखिए आंसर लिखने का ना 2 तरीका होता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, बेहतर तरीका मतलब आप जानते हैं लिखने का, तो आप ना पैरा में उसके आंसर को लिखिए। लेकिन यदि आपके पास जानकारी सीमित है, मतलब कम जानकारी है, तब आप ना हेडिंग देकर लिखिए। हेडिंग देकर आप कैसे हेडिंग देकर लिखेंगे तो देखिए इसके बारे में ना आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए भूमिका लिख कर ना आप हेडिंग दे देंगे कि संभावित उपयोगिता। इसकी संभावित उपयोगिता को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं, हेडिंग दे दीजिएगा, तब लिखिएगा। फिर जब इसको लिख लेंगे तो फिर आप हेडिंग दे दीजिएगा
कि इसकी कुछ निम्नलिखित सीमाएं भी है, चाहे इसकी कुछ संभावित चुनौतियां भी है, फिर लिखिएगा हेडिंग देकर। फिर देखिए आप क्या लिखिएगा कि इस चुनौतियों का ना संदर्भ में कुछ निम्नलिखित सुझाव भी मतलब हो सकता है, चाहे इसके कुछ निम्न सुझाव है, या सुझाव केवल लिख दीजिएगा हेडिंग देके, फिर लिखिएगा और फिर लिख दीजिएगा कि इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कह सकते हैं, हेडिंग देकर लिखिएगा। अब देखिए हमने आपको क्यों बताया कि आपकी जानकारी कम हो तो हेडिंग देकर लिखिएगा, और आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है तो आप पैरा में लिखिएगा। इसका देखिए मायने क्या है, टीचर के पास ना बहुत सारे कॉपी जाते हैं, वो लाइन बाय लाइन कभी नहीं पढ़ता है, लेकिन जब आपका हेडिंग दिया हुआ रहेगा ना तो टीचर जब 5, 6, 10, 20 कॉपी के बाद जब थक जाता है तो वर्टिकल तरीके से कॉपी को देखता है, तो हेडिंग देख कर नहीं पकड़ लेगा कि अच्छा इस संदर्भ में लिखा है, मतलब कहने का मतलब है कि इसने भूमिका लिख दिया, इसने कुछ इसका संभावित उपयोगिता लिख दिया, इसने संभावित चुनौतियों को भी लिख दिया है, इसने सुझाव भी दे दिया, इसने निष्कर्ष भी लिख दिया है, मतलब इसके पास ना बेहतर जानकारी होगा। इसको देखकर ही ना आपको बेहतर अंक वो दे देगा। तो समझिए चाणक्य का नीति था साम दाम दंड भेद, मतलब हर प्रकार की रणनीतियों से ना आप लैस होइए, क्योंकि ये एग्जाम है और एग्जाम में कोई आपको प्रत्यक्षता नहीं देखता कि आप कैसे लिख रहे हैं, बल्कि कैसे सामने वाले को ना प्रभावित कर पा रहे हैं, यह मायने करता है, यह आपके व्यक्तित्व में होना चाहिए। तो दोस्तों आप हमारे स्ट्रक्चर को प्रयोग करिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से ना आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नेक्स्ट यदि कोई ऐसा ज़रूरत हो किसी पे आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए स्ट्रक्चर बनाकर आपको दूं, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसके लिए भी आपके लिए ज़रूर लाएंगे। देखिए किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, एक ना यूनिवर्सल उसका बात होता है, वो लाइन उसको लिखेंगे और आप बेहतर अंक आपको मिलेगा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, मतलब कॉमन यूनिवर्सल लाइन को लिखकर बीपीएससी को तो बात ही छोड़ दीजिए, पीसीएस का, ठीक ना, यूपीएससी में लोग लिख कर ना बेहतर नंबर प्राप्त करते हैं और मतलब सफल हो रहे हैं। इस चीज़ को ना आप याद रखिएगा, मैं पीसीएस की बात केवल नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो देश की मतलब सर्वोच्च एग्जाम होता है ना यूपीएससी, वहाँ पर भी नंबर ना लोग प्राप्त करते हैं। कैसे, मतलब प्रश्न को मतलब सही तरीके से लिख लेंगे कॉमन लाइन को बनाकर, बस लिखने का ना आपको तरीका पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। तो दोस्तों ठीक है, आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, फिर आप हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।